स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास जो है बायोलॉजी की है और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है और इस शरीर के बॉडी वेट का 7% जो है कि ह्यूमन ब्लड होता है हमारे शरीर में। और ये जो एक क्षारीय विलयन है, ह्यूमन ब्लड जो है वो क्षारीय विलयन है जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। और अगर मेल की बात करें तो मेल जो अडल्ट मेल है उसमें उसमें जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है और फीमेल में मेल से हाफ लीटर कम होता है। तभी तो बोला जाता है कि लड़कियां जो है खून पीती हैं लड़कों का। 5 से 6 लीटर ही मेल बॉडी में होता है और फीमेल बॉडी में जो है कि आधा लीटर कम होता है मेल बॉडी से। हाइपोनेट्रीमिया जो है, अगर रक्त में सोडियम की कमी होती है, ब्लड में अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं उसको। और हाइपोकैलिमिया किसको कहते हैं, जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम होती है तो हाइपोकैलिमिया होता है और सोडियम की मात्रा कम होती है तो हाइपोनेट्रीमिया होता है। पोटेशियम जो है वो सोडियम लेवल को कंट्रोल करता है, सोडियम का लेवल जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पोटेशियम करता है। अब पढ़ते हैं कि प्लाज्मा जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमन ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु, मतलब ब्लड कॉर्पुसेल्स। इसमें क्या है, पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा जो है एक अजीवित तरल भाग होता है जिसमें कि 60% भाग जो होता है प्लाज्मा का, ब्लड में 60% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है और उस 60% में 90% जल होता है। 90% जो है कि इसमें वाटर होता है प्लाज्मा में, 7% होता है प्रोटीन, 0.9% होता है लवण और 0.1% होता है ग्लूकोज। बाकी जो अन्य होते हैं पदार्थ वो बाकी के परसेंटेज में होते हैं। प्लाज्मा का काम अगर हम देखें तो प्लाज्मा का कार्य क्या है कि ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है कि जो भोजन पचे हुए हैं और हार्मोन जो है उनका पूरी बॉडी में संवहन करता है प्लाज्मा। सेरम किसे कहते हैं, तो अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दें, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। तो अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दें तो जो बचेगा उसे सेरम कहते हैं। तो प्लाज्मा में जो बचेगा उसे सेरम कहा जाता है। अब आते हैं रुधिराणु पे, ब्लड कॉर्पुसेल्स। इसमें जो है ब्लड में 60% क्या होता है, प्लाज्मा, और जो 40% बचा उसमें होते हैं ब्लड कॉर्पुसेल्स। उसके बाद जो है कि ब्लड कॉर्पुसेल्स को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। अब अभी जो है हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी में जो है कि मैमल्स में जो स्तनधारी होते हैं उनमें उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अपवाद कौन कौन से हैं, तो ऊंट और लामा, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अच्छा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में होता है।
ऐसे अगर अडल्ट है तो उसमें आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होगा, और अगर भ्रूण है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। जीवन काल देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो 20 से 120 दिन तक ही जीवित रहते हैं आरबीसी। उसके बाद जो है कि वो मर जाते हैं। और मृत्यु कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में जो है कि मृत्यु होता है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें से हीम जो होता है वो ब्लड को रेड कलर देता है। हीम जो होता है, हीम, इस हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो ब्लड को लाल रंग देता है। और ग्लोबिन जो है इसका काम है कि ये लौह युक्त प्रोटीन है, और ये इसका काम क्या है? तो ये ऑक्सीजन और CO2 से संयोग करने की क्षमता होती है ग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से हीम जो है ये ब्लड को लाल रंग देता है, और जो ग्लोबिन है वो क्या करता है कि वो लौह युक्त प्रोटीन है, और इसका काम है ऑक्सीजन और CO2 से संयोग करने की क्षमता जो है कि ग्लोबिन में होती है। ब्लड में जो लौह यौगिक होता है वो हीमेटिन होता है। हीमेटिन क्या है? हीमेटिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमेटिन आरबीसी में पाया जाता है, और ये एक लौह यौगिक है। आरबीसी का काम देखेंगे तो क्या है? आरबीसी जो है कि वो शरीर की कोशिकाओं में O2 पहुंचाती है और CO2 को वापस लाती है। ऑक्सीजन का पहुंचाना शरीर की कोशिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना जो है वो आरबीसी का काम होता है। सोते समय आरबीसी की मात्रा जो है वो 5% तक कम हो जाती है। अगर हम सो रहे हैं तो उस समय आरबीसी की मात्रा जो है 5% तक कम हो जाती है। और अगर ऊंचाई पर जाएं, ऊंचाई पर जाने से जो है कि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। कितने परसेंट तक? अगर 4200 4200 मीटर तक गए हैं तो उसमें जो है कि आरबीसी की मात्रा जो है 30% तक जो है कि बढ़ जाती है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो है आरबीसी की संख्या को नापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो है आरबीसी की संख्या जो है कितनी, आरबीसी की संख्या कितनी है किसी ह्यूमन बॉडी में, उसे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें कि आरबीसी नहीं बनते हैं। आरबीसी बनना बंद हो जाती है किस बीमारी में? थैलेसीमिया बीमारी में। ह्यूमन ब्लड में अब हम आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अमीबा के आकार का होता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का वो बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। जीवन काल की बात करें तो इसका 2 से 4 दिन जो है ये जीवित रहता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है, और इसका जो मृत्यु होता है वो ब्लड में ही इसकी डेथ हो जाती है डब्ल्यूबीसी का। कार्य की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का, कि ये शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो है ये प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें से एक है लिम्फोसाइट्स। ये प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इन दोनों का भ्रूणीय अवस्था में जो है इनका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत कोशिकाओं, और वयस्क अवस्था में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में। अभी हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। तो लिम्फोसाइट्स जो होता है उसमें उसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका है, और लिम्फोसाइट्स की दो कोशिकाएं होती हैं, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स का अगर ये भ्रूणीय अवस्था में है तो इनका निर्माण कहाँ होगा? यकृत कोशिकाओं में होगा। और अडल्ट अवस्था में, वयस्क अवस्था में जो है इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। दोनों कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ जो है परिसंचारित होती हैं। बी सेल्स और टी सेल्स जो है ये कोशिकाएं ये शरीर के
रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचारित होती हैं। अब देखते हैं कि टी कोशिकाओं का काम क्या है। तो टी कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिकीय प्रतिरक्षा का काम करती हैं और बी सेल्स जो होते हैं वो प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करते हैं। टी सेल्स क्या होती हैं? ये कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और बी सेल्स प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करते हैं। टी सेल्स जो होते हैं इसमें इसका ये हेमेटोपोएटिक हेमेटोपोएटिक जो स्टेम होता है, स्टेम सेल, उसमें पैदा होती है जो कि बोन मैरो में पाई जाती है। अब टी सेल्स, अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी सेल्स जो है वो कौन से सेल से पैदा होती है। तो हेमेटोपोएटिक सेल से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से पैदा होती है टी सेल्स, जो कि कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में पाया जाता है। और टी सेल्स जो है ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ये कि जो अपरिपक्व सेल पैदा होती हैं और ये विकसित होने के लिए टी सेल्स थाइमस ग्रंथि में जाती हैं और यहीं पर उन्हें इनका नाम मिलता है टी सेल्स। उसके बाद जो है टी सेल्स का जो है ये शरीर को विषाणु, जीवाणु, असामान्य कोशिकाओं जैसे कि कैंसर को पहचानने में सहायता करती हैं और इनके विरुद्ध जो है अनुक्रिया करने में सहायता करती हैं। टी सेल्स का कार्य क्या है? तो ये विषाणु, जीवाणु, असामान्य कोशिकाएं जैसे कि कैंसर को पहचानने में सहायता करती हैं और इनके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायक होती हैं। टी सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार होते हैं टी सेल्स के। पहला होता है सहायक टी सेल्स। तो सहायक टी सेल्स क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की सहायता करता है। ऑब्वियसली सहायक टी सेल्स है तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उनकी जो अन्य कोशिकाएं हैं उनकी सहायता करेगा। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है? तो ये वायरल संक्रमण सेल्स और ट्यूमर को समाप्त करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है? ये वायरल संक्रमण सेल्स और ट्यूमर को समाप्त करता है। डब्ल्यूबीसी में जो है कि सबसे अधिक भाग जो होता है डब्ल्यूबीसी का, लगभग 60 से 70% भाग जो वो न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग, लगभग 60 से 70% भाग जो है वो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं। और इनका काम क्या होता है? ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं क्या करती हैं? ये रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु जो होते हैं ये सिर्फ मनुष्यों में और स्तनधारियों में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड का जो प्लेटलेट्स होता है वो सिर्फ मनुष्यों में और स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निर्माण इसका इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। और जीवन काल कितना दिन होता है ब्लड प्लेटलेट्स का? 3 से 5 दिन जो है ये जीवित रहते हैं प्लेटलेट्स, उसके बाद जो है कि इनकी डेथ हो जाती है। कार्य की बात करेंगे तो रक्त बिंबाणु का कार्य क्या होता है? तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि ब्लड को जो है कि जमने में सहायक होती है। जो हमें जब कहीं चोट वोट लग जाती है तो ब्लड जो निकलने लगता है उसको जमाने में सहायक होती है ये अ, रक्त बिंबाणु। अब रक्त ब्लड का काम देखेंगे कि ब्लड का काम क्या है। तो ये शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण करता है। शरीर बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रण करता है ब्लड, और रोगों से रक्षा करता है। अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो फिर वही वीकनेस हो जाएगी और शरीर के वातावरण को अस्थायी करता है। घावों को भरने में सहायक करता है, ब्लड सहायता करता है और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन, CO2, पचा भोजन हुआ या फिर उत्सर्जी पदार्थ या फिर हार्मोन का ये संवहन करता है ब्लड। ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पचे हुए भोजन का, उत्सर्जी पदार्थों का, हार्मोन का पूरे शरीर में ये संवहन करता है। लैंगिक वरण में सहायक होता है ब्लड और अंगों में सहयोग स्थापित करने में सहायता करता है ब्लड। ह्यूमन ब्लड में अब हम देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा के
थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में जो है कि सहायता करता है। कौन सा विटामिन के? साधारण स्थिति में अगर रक्त का थक्का बनना हो या फिर कहीं चोट लग जाती है तो जो ब्लड है वो 2 से 5 मिनट के अंदर जो है कि जम जाता है। और फाइब्रिनोजिन नामक जो प्रोटीन है वही कारण है रक्त का थक्का बनने के लिए। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन के कारण से ही रक्त जो है कि वो जम जाता है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसकी खोज जो है किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। इससे पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्लड की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। रक्त में अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें तो अगर ह्यूमन ब्लड में जो भिन्नता होती है उसका एक मुख्य कारण क्या है कि आरबीसी में, ब्लड में जो आरबीसी होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन नामक जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से ह्यूमन ब्लड में भिन्नता पाई जाती है, जिसे कि एंटीजन भी कहते हैं। एंटीजन कहा जाता है। आरबीसी में जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन उसे एंटीजन कहा जाता है और ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रुधिर ब्लड ग्रुप जो है उसको 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? तो एंटीजन ए में ब्लड ग्रुप एंटीजन ए जो है कि वो ब्लड ग्रुप ए में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है। एंटीजन ए तथा बी किस में होते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कि इन चार चार टाइप के जो ब्लड ग्रुप है इनके साथ साथ जो है कि एंटीबॉडी भी होता है ब्लड में। तो उसकी बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप की बात करें, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी जो है उसका विपरीत बी, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीजन ए बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी जो है वो कोई भी नहीं होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, हाँ एंटीबॉडी दोनों होता है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी जो है ब्लड ग्रुप ओ में होते हैं। रक्त का आधान यानी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं अब। तो इसमें क्या कहा गया है कि एंटीजन ए व एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये जो है कि एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो ये आपस में मिलकर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे कि रक्त जो है वो नष्ट हो जाता है। और इस स्थिति को जो है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? रक्त का अभिश्लेषण कहा जाता है। एग्लूटिनेशन कहा जाता है इस स्थिति को, जब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए या फिर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी आपस में मिल जाते हैं तो ये आपस में मिलकर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा हो जाता है और ये रक्त को नष्ट कर देते हैं और इस स्थिति को क्या कहते हैं? एग्लूटिलेशन कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ह्यूमन को चढ़ाया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ओ। और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो उससे कोई भी ब्लड ग्रुप जो है कि दिया जा सकता है। आरएस फैक्टर की बात करते हैं तो आरएस फैक्टर की खोज भी लैंड स्टीनर और विनर ने की थी 1940 में। आरएस फैक्टर की खोज जो है इन्होंने रीसस बंदरों पे की थी। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आरएस फैक्टर की खोज जो है किस जानवर पे की गई थी? तो रीसस बंदरों पे किया गया था आरएस फैक्टर की खोज। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव आरएस फैक्टर और पॉजिटिव आरएस फैक्टर। अब देखते हैं
कि माता-पिता का जो आरएच फैक्टर होता है ब्लड ग्रुप उसके हिसाब से जो है बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ए है तो बच्चे में या तो ओ होगा या फिर ए होगा ब्लड ग्रुप। माता का और पिता का ब्लड ग्रुप ओ और बी है तो बच्चे का या तो ओ होगा या फिर बी होगा। माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का या तो ए होगा या फिर बी होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। वैसे मेरा ओपिनियन ये है कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो बच्चे में जो है माता का जो होता है ब्लड ग्रुप वो डोमिनेट करता है। और माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पिता का ब्लड ग्रुप ए है, अगर दोनों का सेम है ब्लड ग्रुप तो बच्चे में जो है कि या तो ए होगा ब्लड ग्रुप या फिर ओ होगा। माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है और पिता का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी, यानी कि चारों जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो बच्चे का हो सकता है अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उस स्थिति में। आगे देखते हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए और ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए या फिर बी या फिर ए बी। अगर इनका ब्लड ग्रुप ए है माता का और पिता का ए बी है तो बच्चे का या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का या तो बी होगा या फिर ओ होगा। माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का या तो ए होगा, बी होगा या फिर ए बी हो सकता है। और माता का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो बच्चे में या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ह्यूमन ब्लड में आज इतना ही आज की क्लास में। आगे आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। साइंस में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए। उस पर हम क्लास लेकर के आएंगे। और तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।